मेरा नाम रितेश कुमार है और मैं बेसिकली बिहार के ही कैमूर ज़िला का निवासी हूँ मूल रूप से। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो है अपने गांव से हुई है। उसके पश्चात मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बोलते हैं, वाराणसी में से मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के करने के तुरंत बाद ही मेरा सिलेक्शन एसएससी सीजीएल के थ्रू हो गया था। तो मैं वहाँ 7-8 साल से नौकरी कर रहा था और पैरेलली मैं बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। और फाइनली मेरा सिलेक्शन 67th बीपीएससी में एसडीसी मतलब सीनियर डिप्टी कलेक्टर के रूप में हुआ और मेरा 67th बीपीएससी में 50वां रैंक था। और मेरा जो था, इससे पहले मैं 65th और 66th का लगातार 2 बार इंटरव्यू दिया था। और मेरा ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है वो साइकोलॉजी है। तो ये मेरा छोटा सा डिस्क्रिप्शन हो गया, मेरे बारे में इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरा तैयारी का क्या स्ट्रेटजी था। तो देखिए, कभी भी कोई भी तैयारी होती है तो हम पहले एक स्टूडेंट के माइंड में क्या आता है कि 3 फेज़ होता है, प्री होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। और तीनों को हम सेपरेट एग्ज़ाम के रूप में देखने लगते हैं। लेकिन जो आदमी बहुत दिन से तैयारी कर रहा है या जो सफल हो चुका है या जो ना भी सफल हुआ है उसको एक आइडिया रहता है कि तीनों स्टेज हैं, तीनों अलग अलग नहीं है, तीनों एकदम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप प्री की तैयारी स्टार्ट करते हैं, मेंस की तैयारी स्टार्ट करते हैं, इंटरव्यू की तैयारी, तो तीनों को एक साथ लेके चलने की ज़रूरत है। और तीनों फेज की हमें होलिस्टिक मैनर में तैयारी करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि हम प्रीलिम्स की तैयारी रट के या जैसे करना हुआ कर लिए और तो हम अगर रट के हो सकता है प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएं, लेकिन हमें मेंस में बहुत दिक्कत आने वाली है। क्योंकि वहाँ पे हमें 4 ऑप्शन नहीं मिलेगा। वहाँ पे तो हमें पूरा ओपन फील्ड रहेगा। वहाँ पे आपके पास जो जितना डिलीवर करने की कैपेसिटी है आप डिलीवर करेंगे, अगर कैपेसिटी नहीं रहेगी तो डिलीवर नहीं कर पाएंगे। रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू एक तरह से आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट होता है। तो जैसे आपकी पर्सनालिटी की ग्रूमिंग हुई है प्री और मेंस के दौरान और बाकी आपका जो भी सोशल इंटरेक्शन होता है लोगों से, तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है कि आप कैसे तैयारी की हैं, आपका पर्सनालिटी में ग्रूमिंग कैसा हुआ है, आपकी थिंकिंग कैसा है, आपके विचार कैसे हैं, आपका सोशल आउटलुक कैसा है, आपका सोसाइटी के प्रति, लोगों के प्रति कैसा दृष्टिकोण है, आपका पॉजिटिव माइंडसेट है कि नहीं है। ये सब चीज़ें बड़ी इंटरव्यू में काउंट होती है। हमें लगता है कि हम इंटरव्यू में जाएंगे और हम बता के क्वेश्चन चले आएंगे। हो सकता है कि आप फैक्चुअल क्वेश्चन बता के चले आएँ या 100% क्वेश्चन का रिप्लाई दे के चले आएँ। लेकिन इंटरव्यू तो जैसा कि मैंने पहले बोला कि आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है, कहीं से भी नॉलेज का टेस्ट नहीं है। तो आपने क्या जवाब दिया मैटर नहीं करता है, कैसे जवाब दिया ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो हम जो बताना चाह रहे थे कि हमें तीनों एग्ज़ाम का होलिस्टिक मैनर में तैयारी करना है, सबको पैरेलल लेके चलना है। तो हम क्या करें कि हम, जैसा कि मेरा स्ट्रेटजी रहा है, तो मैं कभी भी प्रीलिम्स की तैयारी बहुत ज़्यादा फोकस्ड के साथ नहीं किया। मैं हमेशा मेंस के ऊपर फोकस करता था और मेंस जो भी डिफरेंट टेस्ट सीरीज़ मार्केट में मिलती हैं उनको मैं रेफ़र किया था। और यहाँ पे मैं किसी भी पर्टिकुलर एक टेस्ट सीरीज़ का नाम नहीं लेने जा रहा हूँ। आपको जो भी टेस्ट सीरीज़ बेटर लगे, बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो बताते हैं कि मेरा कोचिंग का टेस्ट सीरीज़ लीजिए। आप बेझिझक जिसका चाहें उसका ले सकते हैं, ये सिलेक्शन आपके ऊपर है। अगर कोई पर्सनली हमसे पूछना चाहे तो मैं उसको अपने पर्सनल टेक्स्ट के थ्रू मैं उसको बता सकता हूँ कि इनका लीजिए। तो हमें क्या था कि जब मैंने अपना तैयारी करना स्टार्ट किया था तो उसका मैं जॉब कर रहा था। तो मैं सीरियस अपना जो मतलब बीपीएससी की तरफ मेरा रुझान 63rd बीपीएससी से हुआ। 63rd बीपीएससी में प्रीलिम्स हो गया, लेकिन मेंस नहीं निकल पाया क्योंकि हमारी जो स्ट्रेटजी थी और कोई बताने वाला था नहीं। और एक तरह से मैं तैयारी आउट ऑफ द बिहार या आउट ऑफ द दिल्ली से कर रहा था। मतलब मैं महाराष्ट्र के एक छोटे से ज़िला में रह के तैयारी कर रहा था। तो वहाँ पे 17-18 में उतना ज़्यादा सोशल मीडिया या फिर यूट्यूब के थ्रू बहुत था, लेकिन जितना आज के टाइम में कंटेंट अवेलेबल है और गाइड करने वाले हैं उतने नहीं थे। हाँ, मतलब इसका 25% 30% कंटेंट और स्ट्रेटजी बताने वाले लोग थे, लेकिन हम उतना उन लोगों को सुन नहीं पाए, उन लोगों की बात को समझ नहीं पाए। तो प्रीलिम्स की तैयारी करके गए, प्रीलिम्स तो हो गया, लेकिन मेंस में 10 नंबर से रुक गया। तो जो भी एस्पायरेंट हैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले, तो पहले उनको जो मेंस की तैयारी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और मेंस की तैयारी करने के लिए क्या है कि अभी आज के टाइम में चाहे बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, ऑलमोस्ट सिलेबस और कंटेंट सिमिलर हो चुका है। ये अलग बात है कि यूपीएससी में 4 जीएस के पेपर है, लेकिन बीपीएससी में 2 ही हैं।
लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एक इथिक्स को छोड़ दिया जाए, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड को छोड़ दिया जाए, तो बाकी जो तीनों पेपर वहाँ पे हम यूपीएससी में लिखते हैं उसकी तैयारी से आपका जो बीपीएससी का दोनों पेपर है लगभग कवर अप हो जाता है। या इसका उल्टा भी हम वाइसी वर्सा भी बोल सकते हैं कि कोई एस्पायरेंट अगर बीपीएससी का दोनों पेपर की तैयारी करता है तो वो यूपीएससी का जो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 मतलब GS1, GS2, GS3 की तैयारी उसकी हो जाएगी अगर वो अगर बेटर तरीके से तैयारी किया है तो पहले हम बताना चाहेंगे जो बेसिक बुक्स को हमें प्रेफर करना चाहिए। हो सकता है आपके पास कुछ ऐसे एस्पायरेंट होंगे जो कि तैयारी के दौरान नौकरी के साथ साथ तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके पास NCERT पढ़ने का बहुत टाइम नहीं होता है। तो NCERT मेरा ऐसा मानना है कि ऑप्शनल है, आप इसको चाहें तो ले सकते हैं, चाहे तो ना ले सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर NCERT एक बार अगर देख लिया जाए तो थोड़ा बेटर रहेगा, क्योंकि हमारा जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है NCERT बहुत हद तक क्लियर कर देती है। और हमारा जो एक अप्रोच होता है ना कि कैसे हमें बेसिक से एडवांस की ओर बढ़ना है, तो NCERT उसमें मदद करता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम की कमी है, आपके पास दोनों तरह के कैंडिडेट एस्पायरेंट होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो जॉब के साथ तैयारी करते हैं, कुछ केवल तैयारी करते हैं, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार दोनों में से किसी एक पाथ को चूज कर सकते हैं। तो बेसिक के लिए जो मैं बताना चाहूँगा, अलग अलग किताबों का लिस्ट बताना चाहूँगा। जैसे कि आप अगर बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए मैं ज़्यादा बताऊँगा, एक दिन अलग से प्रणव जी मैं यूपीएससी का जो है उसको कैसे तैयार करना है उसको बताऊँगा। आज मैं बीपीएससी का ही बता रहा हूँ। तो बीपीएससी में जैसे कि जो GS1 का पेपर होता है तो उसमें जो हिस्ट्री का सेक्शन है, पहले का टाइम था 63rd, 64th, 65th बीपीएससी में कि कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन जो एंशिएंट से या आर्ट एंड कल्चर से जो आते थे, लेकिन आज के टाइम में 68th और 69th बीपीएससी में सब कुछ ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है। तो हमें होलिस्टिक मैनर में हिस्ट्री की कम से कम तीनों हिस्ट्री, मेडिएवल, एंशिएंट और मॉडर्न की अच्छे से तैयारी करनी होगी। स्पेशली हमें फोकस करना पड़ेगा एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री पे। तो सबकी जहाँ तक सबको पता है कि हम एंशिएंट और मेडिएवल हिस्ट्री की जो बुक है उसमें हम NCERT या तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक है उसको रेफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा इम्तियाज़ अहमद की जो बुक आती है बिहार स्पेशल, उसको भी आप रेफ़र कर सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम सबसे अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा आप चाहें तो और भी जो भी बुक हैं उसको आप रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन हमने जो रेफ़र किया था स्पेक्ट्रम को हमने रेफ़र किया था क्योंकि वो हमें काफ़ी उस बुक को पढ़ने में बड़ा ईज मिला। बिपिन चंद्रा भी आप देख सकते हैं, लेकिन वो भी अच्छी बुक है नो डाउट, लेकिन इस किताब में इतना एक तरह की एक गाइड है और गाइड से पढ़ना बड़ा इजी होता है। मतलब हमें किसी भी पर्टिकुलर अगर कोई रिवॉल्यूशन हुआ है या पीजेंट मोमेंट हुआ है या ट्राइबल मोमेंट हुआ है तो उस चीज़ को हम क्या करेंगे कि एक गाइड से अगर पढ़ेंगे तो हम उसका बैकग्राउंड समझेंगे, उसका कॉन्टेक्स्ट समझने का प्रयास करेंगे, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो स्पेक्ट्रम मेरे अनुसार बेस्ट किताब है। तो हम मेंस वाइज बताते चल रहे हैं। हिस्ट्री में इसको देख लेंगे, बाकी बिहार स्पेशल जो है बिहार के कॉन्टेक्स्ट में जैसा कि मैंने बताया कि इम्तियाज़ अहमद सर की किताब है, काफ़ी शानदार किताब है, उस बुक को आप रेफ़र कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोगों को कठिनाई होगी, हिंदी मीडियम में वो बुक अवेलेबल है, इंग्लिश में नहीं है, तो आप बिहार या यूपी या झारखंड के रहने वाले हैं तो थोड़ा सा आप मेहनत करके उस बुक से आप इंग्लिश में नोट्स बना सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा उससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगी। फिर उसके अलावा जो अभी बिहार में जो सेक्शन 1 के बारे में मैंने बताया, अब सेक्शन 2 के बारे में आते हैं। सेक्शन 2 में IR और करंट अफेयर का क्वेश्चन आता है। पहले तो हमें 3 क्वेश्चन के ही आंसर लिखने होते थे बीपीएससी में, लेकिन अभी 68th बीपीएससी से 5 और +2 7 क्वेश्चन के आंसर लिखने होते हैं। 7 क्वेश्चन का आंसर मतलब कि आपको पूरा करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, करंट अफेयर्स में आपको करंट अफेयर्स सब करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है कि बिहार का भी करना पड़ेगा, नेशनल लेवल का भी करना पड़ेगा। उस नेशनल लेवल में जो भी है, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सोशल इश्यूज हो गया, सबसे क्वेश्चन आता है। तो आपको करंट अफेयर्स चाहे जो भी मैगज़ीन इजीली अवेलेबल मार्केट में मिलती है उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। जैसे कि मैंने विजन IAS का जो मैगज़ीन है, मंथली मैगज़ीन, और बाकी जो स्पेशल आता है सोशल इश्यूज़ का, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स का जो कंपाइलेशन आता है मेंस के टाइम में, तो मैं उसको हमेशा जब भी मेंस मैंने लिखा 65th, 66th और 67 तीनों में मैंने उसको रेफ़र किया था, तो आप लोग उसको रेफ़र कर सकते हैं। पहले हम सेलेक्टेड पढ़ते थे, हालांकि मैं 68th का भी इंटरव्यू दिया, मेंस लिखा था, उसमें भी सेलेक्ट कॉलिंग हुआ था, लेकिन मैं उसका इंटरव्यू देने नहीं गया था।
तो उसमें भी लगभग पैटर्न जो 69th में पैटर्न था 70th में रहेगा, सेम पैटर्न 68th में भी था। तो आप पेपर 1 की तैयारी इस तरीके से कर लेंगे। और जो 72 नंबर का DI आता है, ये मतलब मैं जहाँ तक आपको बताना चाहूँगा कि DI सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आपका एक आध क्वेश्चन शॉर्ट या लॉन्ग अगर छूट भी जाए एक बार BPSC के पेपर में, लेकिन अगर DI का क्वेश्चन 6 मार्क्स का भी गलती हो गया तो समझिए कि वो आपके लिए डिजास्टर्स साबित होने जा रहा है। तो भले आप दो क्वेश्चन या दो टॉपिक कम पढ़ के जाएं BPSC के मेंस के पेपर में, पेपर वन में GS1 में, लेकिन अब DI कभी भी किसी भी लेवल पे थोड़ा भी गलती नहीं करके आना, क्योंकि वो 72 का 72 नंबर इतना सॉलिड है कि मेरा 65th और 66th इसी चक्कर में मेरा बिगड़ गया और पेपर 1 में मैं मार्क्स फेच नहीं कर पाया 150 से ऊपर, क्योंकि मेरा 36 नंबर के क्वेश्चन गलत हो जाया करते थे। क्योंकि मेरा मैथ्स अच्छा था तो मुझे लगता था कि मैं मैथ्स कर लूँगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है एग्ज़ाम हॉल में। एग्ज़ाम हॉल में आप पैनिक आदमी कर जाता है। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हैं, बहुत प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तो 100% गारंटी है कि पैनिक करेंगे। तो उसके लिए प्रैक्टिस पर डे करना है। या तो आप अभी से कर सकते हैं या जैसे ही आपका मेन सॉल्व करिए, भले 10 दिन पहले क्यों, आज फिर करिए, क्योंकि क्वेश्चन का नेचर बहुत अलग नहीं रहता है। 4-5 टाइप के ही क्वेश्चन पूछ, तो उसके लिए प्रैक्टिस मस्ट है। आपको 72 नंबर लाना ही होगा, चाहे जैसे आप लाएं, जितना प्रैक्टिस करना पड़े। भले आप हो सकता है कि इसमें आप 2 घंटे का टाइम दें, मेरा मानना है, लेकिन आप इसमें अगर 72 नंबर ला देंगे, अगर उधर आप 100 नंबर भी अगर लाते हैं आउट ऑफ 228 मार्क्स, तो आपका यहाँ पे काम आपका बन जाएगा। अब हम आते हैं GS2। BPSC का GS2 बहुत ही एग्जॉस्टिव इन नेचर है। मतलब उतना मेरा अपना पर्सनल मानना है, हो सकता है कि आप लोग थोड़ा डिफ़र करेंगे, लेकिन UPSC का भी जो पेपर GS1, GS2, GS3 होता है उतना एग्जॉस्टिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 5 इंटू 3 15 और प्लस 5 20 क्वेश्चन के आंसर लिखने होते हैं। UPSC में भी लगभग UPSC में भी इतना ही क्वेश्चन के आंसर लिखने होते हैं, लेकिन इसमें जो शॉर्ट और लॉन्ग का जो है ना, जो लॉन्ग आंसर है जो कि हमें 3 से 4 पेज में लिखना पड़ता है, UPSC में हम 2 से 2.5 पेज में लिखते हैं, जो 15 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर। तो थोड़ा सा यहाँ पे एग्जॉस्टिव हो जाता है और यहाँ पे सिलेबस भी इसका काफ़ी लेंदी हो जाता है, जिसको कवरअप करना उतना ईजी नहीं होता है। इसमें आपका सेक्शन 1 में पॉलिटी हो जाता है। पॉलिटी अपना आप में बहुत ही एग्जॉस्टिव हो जाता है। इसमें लक्ष्मीकांत तो आपको मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन उसके अलावा करंट अफेयर्स से आपको हमेशा रूबरू होना पड़ेगा। उसके लिए जो मैं मैगज़ीन रेफ़र किया था, विजन IAS का मैगज़ीन को रेफ़र किया था। उसके अलावा जो बिहार में जितने पॉलिटिकल चेंजेज हो रहे हैं, चाहे जिस तरह का पॉलिटिकल स्टेप लिया जा रहा है, जैसे कि जातिगत जनगणना हो गया और बाकी जो चीज़ें हो गई, जो यहाँ की गवर्नमेंट लेती रहती है, स्टेप्स जनरेट होगा, उसमें आप अच्छे से मतलब अपने चीज़ों को समझेंगे, एक अच्छा डेफिनेशन तैयार होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पूछ दिया कि व्हाट डू मीन बाय कम्युनलिज्म, तो कम्युनलिज्म के बारे में तो सबको पता है थोड़ा बहुत, लेकिन आपको वहाँ पे BPSC के एग्ज़ाम में, चाहे UPSC के एग्ज़ाम में आपको एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। आप कोई मतलब लेमैन टाइप का लैंग्वेज में आप डेफिनेशन नहीं लिख सकते हैं, तो उसके लिए आपको NCERT रेफ़र करनी ही पड़ेगी। उसके अलावा आता है सेक्शन 2 की बात। सेक्शन 2 में मेनली ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का सेक्शन होता है और मोस्टली इकोनॉमिक्स सेक्शन के क्वेश्चन बहुत आयत मात्रा में पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आप जो भी बिहार में जो भी बिहार में चाहे बिहार का इकोनॉमिक सर्वे हो, चाहे बिहार का बजट हो, या बिहार गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ रही हों इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए, इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा इकोनॉमिक्स का जो मैंने पढ़ा था 9 से लेकर 12 तक का NCERT इकोनॉमिक्स की मैं पढ़ा था। उसके अलावा ज्योग्राफी के लिए जो बेसिक किताब है 11-12 की, वो मैंने रेफ़र किया था। और बिहार की ज्योग्राफी को मैंने, जैसे कि मैंने बताया कि इम्तियाज़ अहमद सर की जो बुक है बहुत ही एग्जॉस्टिव है, तो उसको आप एक बार पढ़ सकते हैं। उससे बिहार की जो ज्योग्राफी है उसको समझ सकते हैं। ज्योग्राफी करने का मतलब कि बिहार में कहाँ पे मिनरल रिसोर्सेस हैं, कहाँ पे वाटर रिसोर्स है, कहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है, कहाँ पे किस टाइप का एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है, कहाँ पे हॉर्टिकल्चर का पोटेंशियल है, कहाँ पे और बाकी और हम बिहार में कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। बिहार के जो भी रिसोर्सेस हैं एग्रीकल्चरल या नॉन एग्रीकल्चरल, उसके बारे में हमको वहाँ से विशेष जानकारी मिल जाती है। उसके अलावा हमें इंडिया का भी इकोनॉमिक सर्वे और बजट को
और इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट की भी जो भी पॉलिसीज़ रही हैं लास्ट 1 to 2 ईयर्स की, जो भी गवर्नमेंट, चाहे भारतमाला योजना होगी, चाहे और जो स्कीम्स लॉजिस्टिक पॉलिसी हो गया इंडियन गवर्नमेंट का, बाकी और जो भी हैं जिससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है, उसको आप वहाँ से आप कर सकते हैं। थर्ड सेक्शन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन। वहाँ उसमें आपको 6 क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ता है। तो पहले के टाइम में तो हम जो बेसिक जो साइंस है उसको पढ़ के जाया करते थे, लेकिन आज के टाइम में बिहार के जो साइंस एंड टेक है काफ़ी एडवांस हो गया है। आपको प्रॉपर साइंस एंड टेक पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, टॉपिक बहुत अधिक नहीं पढ़ने हैं, लेकिन टॉपिक ऐसे पढ़ने हैं कि उनके बारे में आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हो, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में हो, बिहार में फ्लड का इश्यूज़ है, बिहार में और बाकी कैसे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके हम कैसे ह्यूमैनिटी को ह्यूमैनिटेरियन बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, कैसे हम आपदा से लड़ सकते हैं, कैसे हम बिहार में जो डिफरेंट टाइप्स के एपिडेमिक्स आएंगे या आते रहते हैं, उनसे हम कैसे पढ़ सकते हैं। हाँ, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि NCERT 6 to 10th पढ़ना चाहिए। आपका मैं नाम नहीं देख पाया, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन आपका देख पाया, तो बिल्कुल आपका बात सही है कि अगर आप चाहें, अगर आपके पास समय हो तो 6 से लेकर 10 तक आप NCERT पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 11-12 का बाउंस करता है, ऑब्वियसली बाउंस करता है, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स और बहुत तरह के जो स्ट्रक्चर बनते हैं वाटर से, रनिंग वाटर से, अंडरग्राउंड वाटर से, ओशन करेंट से, ग्लेशियर से, तो अब हमको भी बाउंस करता था। तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहें तो बहुत टाइम नहीं लगेगा, 15-20-25 दिन में आप चाहें तो 6 से लेकर 10 तक का ज्योग्राफी का बुक NCERT पढ़ सकते हैं। आपके लिए बहुत ही फ़ायदा करेगा। अगर आपको बाउंस कर, सबको जो बिगनर होते हैं उनको बाउंस करता है। तो मैं जहाँ अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन पे था, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आपको विजन का मैं नोट्स रेफ़र किया था। उसके अलावा बिहार में जो भी बिहार गवर्नमेंट जितने स्टेप्स लिया हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आपदा से लड़ने का, कब कौन सा स्टेप लिया, इस चीज़ को मैं अच्छे से पढ़ा था। तो वहाँ से मेरा क्वेश्चन और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको थोड़ा एनालिसिस करना ज़रूरी है।